हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में क्या क्या बेसिक्स है इसकी, उन सब के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में पढ़ेंगे। तो as we know, thermodynamics concern itself with the flow of heat and it deals with relation between heat and work। ठीक है बच्चों, यानी कि ये किस किस पर डिपेंड करती है। इट डील्स विद फ्लो ऑफ हीट के बारे में तो ये बताती ही है, और साथ ही साथ हमें हीट एंड वर्क में क्या रिलेशन है उन सब के बारे में भी ये बताती है। द साइंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न्स not only the transformation of heat or any other form of energy into work, but also all types of interconversion of one kind of energy into another। तो जो थर्मोडायनेमिक्स हम जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं, ये बेटा हमें हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही नहीं बताती है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही नहीं बताती है, बल्कि ये हमें ऑल टाइप्स ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, यानी कि एनर्जी का एक फेज से दूसरे फेज में परिवर्तन होने को भी ये हमें बताती है। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी परिभाषा के रूप में इस तरह से पढ़ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा एवं ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन एवं इनके मात्रात्मक संबंध का अध्ययन ऊष्मागतिकी कहलाता है। मूलभूत पद क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इसके वो होते हैं बेटा, कंटेंट होता है इसके, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तंत्र, निकाय या सिस्टम। तंत्र, निकाय या सिस्टम, ये क्या होता है बेटा कि ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का वह भाग जिसका चयन हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए करते हैं, यह तंत्र कहलाता है, जिसमें दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो ऊर्जा एवं द्रव्य के आदान प्रदान पर, और एक संगठन के आधार पर, कंपोनेंट्स के आधार पर, और एक एनर्जी एंड मैटर के इंटरचेंज पर। ठीक है। दूसरा है बेटा, जो ऊर्जा और द्रव्य के आधार पर हम कर रहे हैं, उसमें परिवेश, परिपार्श्विक या सराउंडिंग, इसको हम कहते हैं तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। ठीक है बेटा, ये तंत्र हो गया पहला, तो निकाय, सिस्टम देन सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग के बाद जो हो गया आपका बाउंड्री, परिसीमा। तंत्र एवं परिवेश को एक दूसरे से पृथक करने वाली सीमा, तंत्र और परिवेश को एक दूसरे से पृथक करने वाली सीमा परिसीमा कहलाती है, जो वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, लचीली अथवा दृढ़ भी हो सकती है। अब तंत्र का वर्गीकरण किस प्रकार से करें। तंत्र का वर्गीकरण ऊर्जा एवं द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर इस निकाय को निम्न 3 भागों में हम बांट सकते हैं। किस तरीके से। खुला निकाय, ओपन सिस्टम, वह तंत्र जो परिवेश के साथ साथ ऊष्मा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करता है, खुला तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है। खुला तंत्र, वह तंत्र जो परिवेश के साथ साथ ऊष्मा और द्रव्य, यानी कि बच्चों जो एनर्जी का भी एक्सचेंज करे और जो मैटर का भी एक्सचेंज करे, यह क्या कहलाता है, यह खुला निकाय कहलाता है ना। अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक खुले पात्र में रखा हुआ जल, यह है। अब बेटा जैसे ही हम एक पात्र में जल को लेते हैं, पात्र में किसको लेते हैं, जल को लेते हैं, तो जल जैसे हम उसको हीट करते हैं, मान लीजिए हीट कर रहे हैं, तो उसकी हीट यानी कि ऊष्मा, जो वो वाटर वेपर्स है, उसके रूप में, ऊष्मा के रूप में हमें आदान प्रदान करेगा वो इन्वायरमेंट से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। और द्रव्य यानी कि जो ऊष्मा बन के निकल रही है, तो उसका द्रव्य कम हो रहा है, वाटर वेपर्स निकल रही है तो उसका द्रव्य, तो यानी कि द्रव्य का भी आदान प्रदान कर रहा है वो। तो ये कौन सा तंत्र कहलाता है, ये खुला तंत्र हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ से।
ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखने बेटा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना बच्चों। बंद निकाय, क्लोज सिस्टम, वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। क्या बेटा, किसका आदान प्रदान करता है? ये ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। ध्यान रखना बेटा, ऊष्मा का आदान प्रदान तो करता है, परंतु द्रव्य का, मैटर का आदान प्रदान ये नहीं करता है। और यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है बेटा बंद निकाय। क्या कहलाता है? यह बंद निकाय। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक बंद पात्र में रखा गया जल, एक बंद पात्र में रख दें आप और नॉर्मली, तो वहाँ से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा आप उसका, है ना, तो वो उसी में ही रह जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह तंत्र जो परिवेश के साथ न तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान करता है, विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम वह कहलाता है। आइसोलेटेड सिस्टम वह कहलाता है। जैसे हम देखें, ये तीनों के एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पर देखो, एक बीकर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बीकर ले लिया हमने, ये वाला, और यहाँ पर हमने पानी भर दिया। ठीक है, पानी यहाँ पर हम भर देते हैं। ये तो हमारा परिवेश है, यानी कि सराउंडिंग, और ये क्या है? हमारी सिस्टम है। समझ में आ रहा है बेटा बात? ये हमारा सिस्टम है और ये हमारी सराउंडिंग है। अब देखो कि ये बीकर में हमने ओपन कर दिया इसको, तो यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ये अगर मान लीजिए इसमें गर्म जल हो भर दिया हमने, तो ये रूम टेम्परेचर के बराबर का टेम्परेचर इसका होने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है ना, ये रूम टेम्परेचर के बराबर होने की टेंडेंसी ये रखेगा। ठीक है बच्चों, वाटर तो आराम से वाष्प बन के उड़ ही सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है बेटा, एक तो वाष्प यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान भी हो रहा है और जल का आदान प्रदान भी हो रहा है, यानी कि ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान इस अवस्था में ओपन सिस्टम में हो रहा है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल लें, इसको हमने पैक कर दिया एक तरफ से, तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा, वो जल रूम टेम्परेचर के बराबर के टेम्परेचर के आने की कोशिश करेगा, वो बीकर का जल, है ना, पर द्रव्य का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो वाष्प का आदान प्रदान तो हो सकता है, पर मैटर का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आइसोलेटेड। ये इम्पोर्टेंट है, ये बंद कुछ क्लोज सिस्टम की तरह हमने इसको बंद कर दिया है बेटा, पर ये जो इसकी दीवारें हैं, इसकी जो दीवारें हैं, ये कुचालक हमने बना दी है, जो ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगी और ना ही बेटा ये मैटर का आदान प्रदान करेगी। और यही क्या कहलाएगा? यही चीज़ क्या कहलाएगी? यही चीज़ बेटा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है। अब संगठन के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। इस आधार पर निकाय को दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है, और हेट्रोजीनियस सिस्टम। वह निकाय जिसके प्रत्येक भाग में उपस्थित द्रव्य का संगठन जो होता है ना, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और मैटर, एनी मैटर, समान होता है, समांगी निकाय कहलाता है। जैसे गैसों का मिश्रण हो गया, अल्कोहल एवं जल का मिश्रण हो गया, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है? वह निकाय जिसके प्रत्येक भाग में उपस्थित द्रव्य का संगठन, यानी कि प्रत्येक भाग में हम कहीं पे भी चेक करें, वहाँ पर उपस्थित द्रव्य का संगठन, कंपोजिशन, जो मैटर का कंपोजिशन है वो समान होता है, समांगी निकाय कहलाता है। ए सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट फोर केमिकल्स, इट मस्ट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। ठीक है बच्चों, जैसे ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, ये भी एक तरीके से होमोजीनियस सिस्टम है। जैसे हम डिफरेंट टाइप की गैसेस के मिक्सचर को लेते हैं, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। अल्कोहल और जल का मिक्सचर हो गया। तो समझने की बात ये है बेटा
यहाँ वो कंपोजिशन है ना जो भी मैटर का वो सेम रहेगा। ए सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जैसे कि हम उसमें एग्जांपल लेते हैं केमिकल्स, फॉर केमिकल्स इट मस्ट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। यह ध्यान रखना है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही फेज होती है। ए सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, जिसके प्रत्येक भाग में उपस्थित द्रव्य का संगठन समान होता है, वही क्या कहलाता है बच्चों? समंगी निकाय कहलाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर विषमंगी निकाय, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा ये। वह निकाय जिसमें उपस्थित द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता, विषमंगी निकाय कहलाता है। कोलाइडी विलियन जैसे कि इसका एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस सिस्टम, अ सिस्टम विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि पूरा का पूरा ही उस सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इट में कंसिस्ट 2 और मोर फेजेस इन इक्विलिब्रियम, 2 या 2 से अधिक जो फेजेस हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो इक्विलिब्रियम में इसमें उपस्थित होती है। इट्स फेजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय बाउंडिंग सरफेसेस, ठीक है बेटा। जैसे आइस इन वाटर, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है आइस इन वाटर या कोलाइडी विलियन। और कोलाइडी विलियन के बारे में हम बेटा लिक्विड स्टेट जो आपके 3rd यूनिट है उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मीजोमॉर्फिक अवस्था होती है वो उसके बारे में ये बोलना चाहता है ना। वह निकाय जिसमें उपस्थित द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है, विषमांगी निकाय यह कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त यहाँ से मिलेगी कि वे प्रक्रम जिनकी में निकाय विभिन्न अवस्था परिवर्तनों से गुजरता है। किससे गुजरता है बेटा? विभिन्न अवस्था परिवर्तनों से गुजरता है, जिसके फलस्वरूप निकाय के विभिन्न चरों में परिवर्तन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप किस में परिवर्तन हो जाता है? निकाय के विभिन्न जो भी कांस्टेंट है उनमें परिवर्तन हो जाता है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाते हैं जो निम्न प्रकार है। समतापी प्रक्रम, समतापी आइसोथर्मल, ठीक है बेटा। और नाम से ही आपको पता लगाना है समतापी प्रक्रम क्या है। वे प्रक्रम जिनमें ताप में परिवर्तन नहीं होता। किस में परिवर्तन नहीं होता बच्चों? ताप में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात स्थिर ताप पर संपन्न की जाने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम कहलाता है, जिसके लिए dt यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। क्या है बच्चों? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है हमारा नियत, कांस्टेंट है। T1 यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, तो T2 भी हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। और यही क्या कहलाता है? यही प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? समतापी प्रक्रम कहलाता है। यदि ऊष्मागतिक प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो तो क्रिया कारकों से उत्पादों के निर्माण के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण बने हुए तंत्र के ताप में वृद्धि हो जाती है। अतः ताप को स्थिर बनाए रखने हेतु यह अतिरिक्त ऊष्मा परिवेश को प्रदान कर देता है। यानी कि जो ऊष्मा बच जाती है ना, वो बेटा किसको प्रदान कर देता है? ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, यानी कि एनर्जी इसमें रिलीज होती है। एनर्जी इसमें क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। और जो ये अतिरिक्त ऊष्मा है, ये किसको प्रदान कर देता है बेटा? ये परिवेश को, सराउंडिंग को प्रदान कर देता है। अब केस सेकंड हम ले लेते हैं। यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी हो तो क्रियाकारक अणु ऊष्मा का अवशोषण, वहाँ तो सराउंडिंग को क्या दे रहा था? वो ऊष्मा दे रहा था। अब यहाँ पर क्या है बेटा? ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है क्रियाकारक अणु, और करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, जिसके फलस्वरूप तंत्र के ताप में, जिसके फलस्वरूप किसके ताप में? तंत्र के ताप में कमी हो जाती है। किस में कमी हो जाती है? तंत्र के ताप में कमी हो जाती है। अतः स्थिर ताप पर बनाए रखने के लिए
स्थिर ताप पर बनाए रखने के लिए अपने परिवेश से ऊष्मा ग्रहण ये कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो क्रियाकारक अणु ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ठीक है, तो वो उत्पाद में परिवर्तित होता है ना, तो तंत्र जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं उसके टेम्परेचर में तो कमी हो गई, उसके टेम्परेचर में कमी हो गई ना बेटा। अतः स्थिर ताप बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, समतापी प्रक्रम, अतः स्थिर ताप बनाए रखने के लिए हमें परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करनी पड़ती है उस सिस्टम को। ठीक है बच्चों, अब कल हम बेटा आगे क्लास में एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।